स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जीके त्रिपाठी जी में। दोस्तों हमने इसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके जीएस कवर किया है और ये मॉडल सेट 4 है। हमने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले भी सेट बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज के सवालों से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जॉन हेडली, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो दोस्तों इसका आंसर है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपचूसन के कारण, ऑप्शन डी है क्षणिक दीप्ति के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर है वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। चलिए तारों के बारे में कुछ सवाल जान लेते हैं। जैसे कि तारों में हीलियम होता है, वो हीलियम जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 70% तारों में हीलियम पाया जाता है। और हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन उसमें तारों में 28% पाया जाता है। और कार्बन हाइड्रोजन प्लस नियोन का बात करें तो वो पाया जाता है 1.5% और 0.5% लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारे 3 रंग के होते हैं, पहला लाल, दूसरा सफ़ेद और तीसरा नीला। यदि तारे का पृष्ठताप अपेक्षाकृत निम्न हो यानी कम हो तो वह लाल रंग का होता है, और अगर तारों का पृष्ठताप उच्च होता है तो वह सफ़ेद रंग का होता है, और अगर तारों का पृष्ठताप अत्यधिक उच्च हो तो वह नीले रंग का होता है। तो दोस्तों ये जो सवाल पृष्ठताप वाला बोले, ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये वीडियो को पॉज करके ज़रूर दोबारा सुन लें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर कि चमगादड़ में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्राश्रव ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है अवरक्त सुसंचक तरंग, ऑप्शन सी है रेडियो तरंग सुसंचक तंत्र, और डी है प्रकाशीय संचार क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रासव ध्वनि। चमगादड़ में जो है प्रासव ध्वनि होता है। प्रासव ध्वनि जो है वो 20,000 हर्ट्ज से हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को हम क्या कहते हैं? प्रासव तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक के तरंग को क्या कहते हैं? प्रासव तरंग कहते हैं। प्रासव तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य की कान जो है प्रासव तरंग को सुन नहीं सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है सुन कौन सकता है? तो सुन सकता है प्रासव तरंग को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो है प्रासव तरंग को सुन सकता है। अब दूसरा आता है श्रव्य तरंग। दूसरा आता है क्या? वो आता है श्रव्य तरंग आता है, श्राव्य तरंग आता है। श्रव्य तरंग का जो हर्ट्ज है वह 20 हर्ट्ज से
कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज तक होता है। वो होता है 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंग का तरंग होता है। और ये श्रव्य तरंग जो है मनुष्य के कानें सुन सकती है। और 20 हर्ट्ज से नीचे के तरंग को क्या कहते हैं? अवश्रव तरंग। अवश्रव तरंग कहते हैं। तो पराश्रव तरंग जो है 20 हर्ट्ज से अधिक के तरंग को पराश्रव तरंग कहते हैं, जिसे मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो सुन सकता है कौन? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये पराश्रव तरंग को सुन सकता है। श्रव्य तरंग जो कि मनुष्य के कानें सुन सकती है, उसका तरंग दैर्ध्य है, तरंग आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और एक आता है अवश्रव तरंग, ये होता है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को, उसको क्या कहते हैं? अवश्रव तरंग। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक या बुनियादी रंग डैश है। ऑप्शन ए है लाल, पीला और हरा। ऑप्शन बी है लाल, नीला और हरा। ऑप्शन सी है लाल, नारंगी और हरा। ऑप्शन डी है लाल, जामुनी और नीला। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाल, नीला और हरा। ये क्या है? प्राथमिक रंग या बुनियादी रंग है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि लाल, नीला और हरा जो प्राथमिक रंग है, इसका जो है उपयोग रंगीन टेलीविज़न यानी टीवी के में प्रयोग किया जाता है। लाल, नीला, हरा जो कि प्राथमिक रंग है, इसे रंगीन टेलीविज़न के रूप में टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है। और द्वितीय रंग कौन? अगर ये लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग है तो द्वितीय रंग कौन है? तो द्वितीय रंग है पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक। पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक नीला जो है द्वितीय रंग है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 5 का, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए है कोयला। ऑप्शन बी है यूरेनियम। ऑप्शन सी है रेडियम। ऑप्शन डी है डीजल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। अगर हम बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में या तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में या तो यूरेनियम 235 का प्रयोग होगा या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? ऑप्शन ए है पीवीसी। ऑप्शन बी है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है टेफ्लॉन। ऑप्शन डी है सिलिकॉन। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का परत जो है बर्तनों में चढ़ाया जाता है, जिससे कि खाना बनाने वक्त चिपकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एक्सरे। ऑप्शन बी है गामा रे। ऑप्शन सी है अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन डी है अल्ट्रा वायलेट किरण। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड। दोस्तों भारत सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में ईस्वी में एक कानून बनाया था,
बनाया था कि अगर कोई गर्भाशय का जांच कराता है, ये लिंग का जांच कराता है या कोई डॉक्टर इसका करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। तो ये नियम 1994 से लागू हो गया था कि गर्भाशय में शिशु का लिंग जांच कराना कानूनी अपराध है। वो कब से स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था? 1994 ईस्वी से लागू हुआ था। अब और एक सवाल आपको इसमें बता देते हैं कि सर्वाधिक भ्रूण हत्या भारत के हरियाणा राज्य में होता है। सर्वाधिक भ्रूण हत्या जो है भारत के हरियाणा राज्य में होता है। अब ऑप्शन हम एक ए लेके चलते हैं। तो एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था, जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। एक्सरे का खोज कौन किया था? वो किया था रॉन्टजन ने, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जिसका उपयोग किया जाता है। और गामा किरण का खोज किसने किया था? तो गामा किरण का खोज किया था बेकुरल ने। किसने किया था? बेकुरल ने किया था। इसका वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। गामा किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। यदि गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक है तो सबसे कम किसका है? तो अल्फा किरण का जो है सबसे कम वेधन क्षमता है। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक है और अल्फा किरण का वेधन क्षमता सबसे कम है। तो दोस्तों ये जानकारी जरूर याद रखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर का सवाल कह रहा है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। दोस्तों इसका राइट आंसर है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत ही रेशम के कीड़े का पालन का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन ए से चलते हैं तो एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन का अध्ययन किया गया है। और पीसी कल्चर का बात करें तो इसमें जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया गया है। और हॉर्टिकल्चर का बात करें तो इसमें बागवानी का अध्ययन किया गया है। बागवानी का क्या किया गया है? ईंधन किया गया है। तो फिर से हम दोहरा दें, रेशम कीड़े का पालन जो है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है और एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन के अध्ययन से है और पीसी कल्चर मत्स्य पालन से है संबंधित और हॉर्टिकल्चर जो है वह बागवानी अध्ययन उत्पादन से है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है बंगलोर और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर है पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान वह पटियाला में है। तो चलिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब सवाल आया हुआ है तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में दो बात जान लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने हैं? वह 2 बार अध्यक्ष बने हैं। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि किसने दिया था? वो दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को फार्मोसा द्वीप के पास विमान दुर्घटना में घायल हो गए थे, लेकिन इसका मृत्यु का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है फार्मोसा द्वीप के पास जिसका विमान दुर्घटना हो गए थे और ये घायल हो गए थे, लेकिन
इसका मृत्यु का प्रमाण अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 10 नंबर का सवाल कह रहा है, किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए है ओस्लो, ऑप्शन बी है ISRO, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी है जेनेवा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए ओस्लो। तो नोबेल पुरस्कार जो है ओस्लो शहर में दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। और कितने क्षेत्रों में? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार का बात करें तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके नाम पर है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। ये नाम पड़ा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार नाम पड़ा है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। तो ये ओस्लो में दिया जाता है। और कितने तारीख को? 10 दिसंबर को। और कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। और ये लागू हुआ था नोबेल पुरस्कार देना 1901 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार का नाम पड़ा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। तो और दो बात जान लेते हैं कि कौन से ऐसे भारतीय हैं, प्रथम भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक CV रमन है, उसको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस का पार्ट है? पहला ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी सेंक, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका आंसर है ये सभी। मतलब पेचकस का भाग जो है हैंडल भी है और सेंक भी है और ब्लेड भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का सवाल है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन 7, ऑप्शन डी 7। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ये खेल संबंधी जो है कितने खिलाड़ी होते हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बास्केटबॉल का तो 5 जान गए हैं। और 4 गेम के बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं पोलो का। तो पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होता है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। और वॉलीबॉल में जो है वो होता है 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। और वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। और खो खो का बात करें तो खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। फिर से दोहरा दें, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। और पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। और उसके बाद वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। और खो खो जो होता है उसमें कितना खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? ऑप्शन ए फेराड, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी साइमन। इन चारों में जो है चालकता का मात्रक कौन है? साइमन है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर, 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक
नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारत सरकार। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपया का जो नोट होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए, जब रिजर्व बैंक के बारे में आया है तो दो बात रिजर्व बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन जो है वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। 1 रुपये का नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करता है। और इसके अतिरिक्त जितने भी करेंसी नोट का निर्गमन होता है वह कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगर हम बात करें कि 10 रुपया और 100 रुपया का नोट पर जो है महात्मा गांधी का जो चित्रण है, मतलब चित्र है, वो कब से उसमें लगाया गया? तो 10 रुपया और 100 रुपया का नोट में जो है महात्मा गांधी का चित्रण वह 1996 ईस्वी में लगाया गया था। और बात करें कि 50 और 500 के नोट में कब चित्रण किया गया था? तो वह 1 साल के बाद 1997 में किया गया था। 10 रुपया और 100 रुपया के नोट पर 1996 में चित्रण किया गया था महात्मा गांधी का, और 50 और 500 के नोट पर 1 साल बाद 1997 में महात्मा गांधी का चित्रण किया गया था करेंसी नोट पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक, बी प्राकृतिक चुंबक, सी अस्थायी चुंबक, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है वो अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक जो होता है वो अस्थायी चुंबक होता है। चलिए विद्युत चुंबक के बारे में दो बात जान लेते हैं। ये अस्थायी चुंबक जो है ये नर्म लोहा का बनाया जाता है। नर्म लोहा, या उसको हम मृदु लोहा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मृदु लोहा भी कह सकते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा या मृदु लोहा का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक का उदाहरण है, अस्थायी चुंबक जो है इसका उदाहरण ये है कि अगर अस्थायी चुंबक जो है विद्युत घंटी, डैनबो, ये जो है आदि, ये सब जो है नर्म लोहा यानी मृदु लोहा का जो है बनाया जाता है, जिसे अस्थायी चुंबक के उदाहरण में जाना जाता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना हुआ रहता है। ये अस्थायी चुंबक का जो बात है ऑप्शन में है, ये जो है इस्पात का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोडियम। दोस्तों इसका राइट आंसर है कार्बन। इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन। कोयला में मुख्य रूप से शामिल होता है कार्बन। अब चलिए, जब कोयला के क्षेत्र में जब सवाल उठा है तो इसके अंतर्गत हम 3 से 4 सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोयला, सबसे पहले कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट नेम के अनुसार चलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं PLBA। पी से हो गया आपको पीट कोयला, पी से हो गया पीट कोयला, और एल से हम बात करें तो लिग्नाइट कोयला, और बी से बात करें तो वो हो गया बिटुमिनस, और ए से बात करें तो ये हो गया एंथ्रासाइट कोयला। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। PLBA, पी से हो गया पीट कोयला, एल से हो गया लिग्नाइट कोयला, और बी से हो गया बिटुमिनस, और ए से हो गया एंथ्रासाइट। तो इस चारों में एंथ्रासाइट जो है
ये उत्तम कोटि का कोयला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एंथ्रासाइट, ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उत्तम कोटि का कोयला क्या हो गया, ये एंथ्रासाइट। तो सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, इनमें से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है, या ये पूछ दे, या इनमें से सबसे ज़्यादा किस में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, एंथ्रासाइट। और बिटुमिनस का बात करें हम, तो बिटुमिनस जो है भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आशा करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम थी, हम वीडियो में सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बदलता नहीं है, ऑप्शन डी दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कम हो जाता है। ऑप्शन ए, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी डीजल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन का काम करता है कौन, ये यूरेनियम। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में जो है ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और ये आज का लास्ट सवाल है और अंतिम सवाल है। 20 नंबर, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी मीथेन। दोस्तों इसका राइट आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। याद कर लेंगे, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। ये गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। और ये बनता कैसे है, तो ये बनता है, गोबर गैस जो बनता है नीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील जो है मीथेन गैस बनती है। ठीक है, वही उसी से जो है हमको गोबर गैस बनता है। ठीक है, और धान के खेत में भी जो है गोबर गैस, ये मीथेन जो है बनता है, जिससे कि वो गोबर गैस बनता है। तो चलिए आज का सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप ज़रूर एक लाइक करें वीडियो को, ताकि हमको सपोर्ट मिल सके कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत या परेशानी आप लोग को हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में आप 20 सवाल में कितना सवाल आपसे बना वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।